नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं। तो भौतिक स्वरूपों की बात करें तो राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। वो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? वो है निम्न 4 प्रकार से हैं। पहला है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, सेकंड है अरावली प्रदेश, और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से आप इनके नाम देख लीजिए। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, यानी कि जो प्रत्येक भाग की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई। तो उत्पत्ति के संबंध में जो वेगनर का महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत है, एक भूगोलवेता थे वेगनर, उन्होंने महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा गया कि जो प्रारंभ में पृथ्वी है वो एक गोले के रूप में थी। ठीक है, और इसके चारों ओर है वो विशाल जलराशि विद्यमान थी। ये है स्थल मंडल। ठीक है, और ये जलराशि वाला है जल मंडल। तो वैज्ञानिक वेगनर ने कहा जो स्थल मंडल था उसको उन्होंने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। और जो जलमंडल या विशाल जलराशि थी उसको नाम दिया गया था पेथालासा। आप नाम याद ठीक से कर लेना। स्थल मंडल को नाम दिया गया था पेंजिया और जलमंडल को कहा गया था पेथालासा। ये तो हो गई यहाँ पटक। उसके बाद कालांतर में स्थल मंडल है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से? यहाँ पे जलराशि है, तो यह कालांतर में 2 भागों में विभाजित हो गया। ऊपर का भाग है वो कहा उत्तरी पेंजिया कहलाया, उत्तरी पेंजिया, या जिसको कहा जाता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे का भाग है पेंजिया का वो कहलाया दक्षिणी पेंजिया, या जिसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड उत्तरी पेंजिया और नीचे का भाग दक्षिण पेंजिया जिसको गोंडवाना लैंड कहा गया। और जो पेथालासा था उसका टेथिस सागर कहा गया, टेथिस सागर। वेगनर का महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। पेथालासा, पेंजिया, इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है और टेथिस सागर वो पूछा जाता है। तो ये जो 2 थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनसे आगे चलकर वो महाद्वीप बने थे। महाद्वीप बने थे, किस प्रकार से बनेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे जब महाद्वीप विभाजन पढ़ेंगे। वहाँ पर महाद्वीपों की निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो महाद्वीप बने थे पेंजिया से महाद्वीप बने थे। पेंजिया के 2 भागों के बाद में महाद्वीप बने, पेंजिया से ही बने हैं महाद्वीप। ठीक है, और यह जो पेथालासा था उसका रूपांतरण टेथिस सागर में हुआ और इस टेथिस सागर से है वो महासागर बने। जितने भी महासागर है, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, तो टेथिस सागर से ही है वो सभी महासागर बने हैं। और जो टेथिस सागर के अवशेष के रूप में बच गए थे, अवशेष के रूप में, यानी कि टेथिस सागर के अवशेष के रूप में बचे, उनसे है वो मरुस्थल का निर्माण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। थार के मरुस्थल की बात कर लेते हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? तो क्या उत्तर होगा? टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। ठीक है, तो महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत है वो आपको याद करना है। पेंजिया, पेथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इनसे महाद्वीप बने थे और टेथिस सागर से है वो महासागर बने और टेथिस सागर के अवशेषों के रूप में मरुस्थलों का निर्माण हुआ था। तो अब हम बात करते हैं इन चारों की उत्पत्ति का इससे क्या संबंध है। तो मैं ऊपर वाले थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इतना मिटा देता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति। मरुस्थल है तो अभी हमने देखा कि मरुस्थल का निर्माण है वो टेथिस सागर के अवशेष के रूप में होता है। तो किस प्रकार से होता है कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जल राशि है वो आगे की ओर चली जाती है। जैसे कि पानी का बहाव हो रहा है तो पानी तो आगे की ओर चला जाएगा, और जो पानी लगातार आगे चलता रहने के कारण जो मिट्टी है वो पीछे रह जाएगी अवशेष के रूप में। तो पश्चिम की ओर है वो महाद्वीपों की पश्चिम साइड में मरुस्थल बनते हैं।
यह बहुत बार पूछा जाता है कि जहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पर पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जो मरुस्थल है वो महाद्वीप या किसी देश की पश्चिम साइड में पाए जाते हैं। आप थार के मरुस्थल को देख लीजिए, अरब का मरुस्थल जिसको बोलते हैं, अरब का मरुस्थल है वो ईरान, इराक आदि से होता हुआ राजस्थान और भारत की है वो पश्चिम साइड में है। और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की पूर्णतः पश्चिम साइड में है। और आटाकम्मा का देख लीजिए, एंडीज पर्वत के सारे पश्चिम साइड में पूरा का पूरा। तो पश्चिम साइड में वो मरुस्थल का निर्माण होता है 33 सागर के अवशेष के रूप में। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है 33 सागर के अवशेष के रूप में, 33 सागर का अवशेष, ठीक है। और अरावली प्रदेश की उत्पत्ति हुई है, यह जो अरावली प्रदेश है यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है बड़ी बड़ी, तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड से, ठीक है। और पूर्वी मैदानी प्रदेशों की बात करें तो इसका निर्माण है वो इसी काल में हुआ था, जब वो सागर है वो मिट्टी ला रहे थे। तो इसी दौरान क्या हुआ कि जो नदियाँ थी उन्होंने अपनी मिट्टी है वो, अपनी उपजाऊ मिट्टी यहाँ लाकर बिछाना शुरू कर दिया, और परिणाम स्वरूप जो गंगा यमुना आदि की जो मिट्टी है उनके परिणाम स्वरूप पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ। और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की बात करें तो जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है वो ज्वालामुखी के लावे से, यानी कि जो ज्वालामुखी फटती है तो लावा बाहर आता है, और लावे के ठंडे होने के बाद में है वो वैसा का वैसा ही जम जाता है, जिसको पठार बोलते हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र नाम से स्पष्ट है, पठारी क्षेत्र तो आप याद कर सकते हैं, ज्वालामुखी के लावे से बने पठार, तो ज्वालामुखी के लावे से इसका निर्माण होता है। तो पहला टॉपिक और पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से यही उठाया जाएगा कि निम्न में से कौन सा उत्पत्ति को लेकर सही नहीं है, या निम्न को सुमेलित कीजिए। तो आपको उत्पत्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट याद करनी है। पहला है 33 सागर का अवशेष, अरावली प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड से हुआ है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है उसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने के पश्चात हुआ है। तो वेगनर का महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत भी हमने देखा था, और इसके अलावा मरुस्थल का निर्माण है वो महाद्वीपों के पश्चिम साइड में क्यों होता है, यही भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से याद करना है। तो हम राजस्थान के प्रत्येक भौतिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो चलिए इसके बारे में जानकारी इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम साफ कर लेते हैं और पढ़ते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा, और यहाँ पर ट्रिकी क्लासेस मिलती रहती है आपको। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो उसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। पहला बात तो यही हो गया, थार का मरुस्थल, और सामान्य भाषा में इसको थली बोला जाता है, थली या थली, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है थली क्या है, तो थार का मरुस्थल उसी को थली कहा जाता है। तो थार का मरुस्थल है वो पाकिस्तान में भी विद्यमान है और भारत में भी विद्यमान है। तो पाकिस्तान में है वो थार का मरुस्थल 38% पाया जाता है। टोटल थार के मरुस्थल का 38% है वो पाकिस्तान में होता है, और बाकी का बच गया 62% है वो इंडिया में है। 62% इंडिया में टोटल थार के मरुस्थल में से। और इसी 65% की हम बात करें, या इस प्रकार से कहें कि 38% तो पाकिस्तान में हो गया, और राजस्थान में कितना है थार के मरुस्थल का, तो राजस्थान में 61.11%, और 62% था पूरे इंडिया में। तो इसका हमने अकेले का कर लिया, थार के मरुस्थल में अकेले राजस्थान का इतना है, पाकिस्तान का इतना है, और बाकी कितना बच गया 0.89%। इतना है वो पंजाब में है, हरियाणा में है और गुजरात में है। पंजाब, हरियाणा यानी कि अच्छा, और गुजरात यानी कि जीजे गुजरात है वो जीजे नहीं है बहन के पति, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा और गुजरात में वो 0.89% टोटल थार के मरुस्थल का है वो उपस्थित है। तो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो राजस्थान की पश्चिमी साइड में पाया जाता है।
और ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है वो राजस्थान का टोटल 62 या 64% भाग है वो कवर करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी लंबाई क्या है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी ढाल की। तो यह उत्तर में है और यहाँ है पूर्व, इधर है पश्चिम और इधर है दक्षिण। तो जब आपको 4 ही दिशाएं दी गई हो तो इसका ढाल होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्यान देना, जब 4 दिशाएं दी गई ऑप्शन में तो उत्तर से दक्षिण की ओर होगा, परंतु यदि आपको 8 साइड दी गई है यानी कि उनके मध्यवर्ती दिशाएं भी दी गई है ये वाली, तो उसका ढाल होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इस साइड में इसका ढाल है। थार के मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है और चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर, यानी कि चौड़ाई की दुगुनी है वो लंबाई है। और समुद्र तल से ऊंचाई है वो 210 से 300 मीटर है। ध्यान रखना यहाँ पर यूनिट मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है। किलोमीटर में होगा तो 0.2 से 0.3 किलोमीटर हो जाएगा, कन्फ्यूज़न कर सकता है आपको एग्जामिनर। समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में है तो कन्फ्यूज़न मत होना। तो उसके बाद उसकी कुछ और कंडीशन है वो इस प्रकार से हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के थार के मरुस्थल के बारे में। तो राजस्थान में थार के मरुस्थल है वो कुल जनघनत्व या कुल जनसंख्या, तो थार के मरुस्थल में टोटल राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, टोटल 40% जनसंख्या। और जनघनत्व की बात करें तो 103 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 103 व्यक्ति उपस्थित रहते हैं। ये तो बात होगी जनसंख्या की। और क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर थार का मरुस्थल है वो विद्यमान है। ठीक है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर थार का मरुस्थल विद्यमान है। और जलवायु, थार का मरुस्थल है वो गर्मियों में अत्यंत गर्म रहता है, यानी कि तापमान है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और रात्रि में यह थार का मरुस्थल है वो बहुत ठंडा भी रहता है, तापमान है वो 0 से -3 तक चला जाता है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसीलिए जो जलवायु है वह शुष्क प्रकार की होती है, यानी कि गर्मियों में तो बहुत गर्म रहता है और सर्दियों में बहुत ठंडा रहता है। तो शुष्क या विषम जलवायु, शुष्क व विषम जलवायु, विषम यानी कि सदा एक समान नहीं रहती, विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और तापमान की भी बात हो गई, गर्मियों में तापमान उच्च रहता है और सर्दियों में निम्न तापमान रहता है। अब हम बात करते हैं थार के मरुस्थल की वनस्पति। वनस्पति मरुदबिद प्रकार की होती है, मरुदबिद प्रकार की वनस्पति, मरुदबिद प्रकार की यानी कि जो कम पानी में भी उग सकती है, जिनकी जड़ें लंबी होगी, जैसे जहाँ की सीढ़ियाँ होगी, बुई होगी, और सेवण, दामन और करड़, सेवण और फोग। अब फोग बाक होनी है भाई, चिड़कड़ा रिसेंट बा फोग होनी है, इन फोगलों को लीजिए राजस्थान में पाए जाए। फोग, सेवण हो गया, बहुत सारे हैं, धोकड़ा वगैरह। तो ये तो बात होगी वनस्पति की। अब हम यहाँ पर पहले इसकी नॉर्मल जानकारी पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में कितने ज़िलों में है, बाकी जानकारी आपको नीचे दी जाएगी। वीडियो को छोड़कर चले मत जाना कि सर यह क्या समझा रही है। तो एक नाम आता है लॉयस। लॉयस बहुत बार पूछा जाता है लॉयस क्या है। आरएस में पूछा गया था एक बार और पुलिस में भी पूछा गया था, एलडीसी में, पटवारी में लगभग पूछा जाता है लॉयस क्या है। तो राजस्थान में जो वायु की चलती है ना, वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में वायु चलने के कारण वहाँ पर वायु का अपर्दन होता रहता है, यानी कि वायु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती रहती है, एक स्थान से
दूसरे स्थान पर निरंतर चलती रहती है। तो इस वायु के चलने के कारण जो मैदान बनते हैं समतल मैदान, उन मैदानों को ही या इस प्रकार से हम करते हैं, वायु के प्रवाह द्वारा निर्मित मैदान, वायु के प्रवाह द्वारा निर्मित मैदान है उनको लोएस के मैदान कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है लोएस क्या है, तो ये वायु द्वारा निर्मित, वायु के प्रवाह के द्वारा निर्मित मैदान है जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल में बहुतायत में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, वैसे कि एक बात बताऊँ तो यह थार का मरुस्थल है, परंतु फिर भी यहाँ पर जो विश्व के बाकी जितने भी है ना मरुस्थल, उनके बजाय सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। विश्व के बाकी मरुस्थलों की अपेक्षा बात कर रही हैं हम, यानी कि सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल, सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। और एक बात और करते हैं हम, यह तो मरुस्थलों में तो यह सबसे घना बसा हुआ है और यहाँ पर आबादी भी ठीक ठाक है। विश्व के जो बाकी मरुस्थल है वहाँ पर इतने लोग नहीं रहते जितने कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में रहते हैं। परंतु जो राजस्थान के बाकी के भौतिक प्रदेश है ना, जो कौन कौन से, अरावली और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, तो इन तीनों की अपेक्षा यह जो भौतिक प्रदेश है वहाँ की जो आबादी है वो कम है, आबादी नहीं सॉरी, वहाँ का जो जनघनत्व है वो कम है, जनघनत्व कम है। आबादी तो इस एकले में 40% है, परंतु जनघनत्व जो 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो कम है राजस्थान के बाकी 3 भौतिक प्रदेशों की अपेक्षा। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि राजस्थान का सबसे कम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? थार का मरुस्थल। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में चलते हैं हम। भाई राजस्थान में यह वो कितने जिलों में विद्यमान है? तो राजस्थान में थार का मरुस्थल है वो 12 जिलों में विद्यमान है। सॉरी, ये क्या लिखते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, 12 जिलों में, 12 जिलों में विद्यमान है। 12 जिले कौन कौन से हैं? ऊपर से चलते हैं, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और सिरोही, नागौर और पाली का पश्चिमी एरिया। हो गए 12, नहीं हुए तो आप दोबारा काउंट कर लेना, नाम लिखेंगे तो यह बोर्ड पर जाएगा। राजस्थान के टोटल 12 जिलों में है। ठीक है, राजस्थान के 12 जिलों में थार का मरुस्थल है वो पाया जाता है। तो यह जो थार का मरुस्थल है ना, इसका विभाजन किस प्रकार से होता है? जैसे कि ये हम राजस्थान का छोटा सा नक्शा बनाते हैं, ये राजस्थान का नक्शा है। तो इतना जो है वो है थार का मरुस्थल, ये वाला, और बाकी है ये है सॉरी ये है अरावली और ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये है अरावली। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसका विभाजन है वो समवर्षा रेखाओं के आधार पर किया जाता है। समवर्षा रेखाएं क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, और थार के मरुस्थल को राजस्थान के बाकी भौतिक प्रदेशों से अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। तो ये समवर्षा रेखाएं क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस समवर्षा रेखा के आधार पर ही जो थार का मरुस्थल है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। थार के मरुस्थल को 2 भागों में समवर्षा रेखा के आधार पर बांटा गया है। तो क्या होता है थार का मरुस्थल, उसको 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। पहला है शुष्क रेतीला प्रदेश, शुष्क रेतीला प्रदेश। दूसरा है अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। ठीक है, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश। सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क रेतीला प्रदेश के बारे में। यह जो शुष्क रेतीला प्रदेश है उसको भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है। किसकी उपस्थिति के आधार पर? जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं,
यानी कि जो मिट्टी के छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं उनके आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। ये कैपिटल स्मॉल ए। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और एक हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ध्यान देना, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है और शुष्क रेतीला प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, तो ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो है पहले हम इसका लेते हैं, ये है 58.50%, यानी कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश शुष्क रेतीला प्रदेश के 58.50% पर उपस्थित है, और बाकी का कितना हो गया 41.50%, इतना है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो युक्त प्रदेश मुक्त प्रदेश इनमें डिफरेंस रखना थोड़ा, ये है मुक्त प्रदेश और ये है युक्त प्रदेश। युक्त प्रदेश है वो अधिक है, मुक्त प्रदेश है वो कम है, परसेंटेज याद रखना आप। अब बालू का स्तूप, पहले हम बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में। युक्त यानी कि उपस्थित है, तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, बालू का स्तूप पाए जाएंगे, बालू का स्तूप पाए जाएंगे। और ये बालू का स्तूप है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है अनुदैर्घ्य, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा बरखान, कई भी होते हैं और कई भी होते हैं, जैसे कि एक होता है तकलीनुमा, बहुत होते हैं, ये 3 है वो मुख्य इंपॉर्टेंट है। बरखान या इसका दूसरा नाम है बरछान। बालू का स्तूप 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और बरखान। तो क्वेश्चन पे किस प्रकार से पूछा जाएगा कि बालू का स्तूप की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है, विशेषताओं के आधार पर है वो, इनमें डिफरेंस कीजिए। तो अनुदैर्घ्य की बात करें हम, तो जैसे कि यह है वायु की गति या वायु का वेग, इधर वायु की दिशा है, तो जो वायु की दिशा के समांतर बनेंगे ना ये बालू का स्तूप, इधर ही दिशा है और इधर ही ये बन गए, अवरोध आया यहाँ पर तो ये इधर बन गए, इस प्रकार से। तो वायु की गति के समांतर या वायु की दिशा के समांतर बनने वाले स्तूप कौन से हैं, अनुदैर्घ्य है बालू का स्तूप, कोई दिक्कत, ठीक है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है वो वायु की गति की दिशा में ही बनते हैं, और इनको एक नाम दिया जाता है शीफ। बहुत बार पूछा जाता है टाबरो, शीफ क्या होता है। अभी पीछे पूछा गया था, मुझे भर्ती याद नहीं कौन सी है, श्योर पूछा गया था शीफ क्या है, शीफ क्या है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित शीफ क्या है। तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को शीफ कहा जाता है, शीफ, ठीक है। और अब आता है अनुप्रस्थ, तो ये तो है समांतर। तो अनुप्रस्थ क्या होगा कि ये वायु का वेग है, तो यहाँ पर कोई अवरोध आ गया तो जो टिल्ले हैं वो इस प्रकार से बनने शुरू हो जाएंगे। वायु का वेग तो ये है, परंतु जो स्तूप है वो इस दिशा में बनने शुरू हो जाएंगे। तो लंबवत या अनुप्रस्थ है ना, जो स्तूप है वो लंबवत है, तो इसीलिए जब वायु की दिशा के लंबवत कोई स्तूप बनता है तो उसको अनुप्रस्थ स्तूप कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा है बरखान या बरछान। गर्मी बहुत है यारो, पसीना पड़ रहा है। बरखान या बरछान, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं अर्धचंद्राकार टीले, अर्धचंद्राकार टीले। इन अर्धचंद्राकार टीलों को है वो बरखान या बरछान कहा जाता है। और ये जो है वो क्षेत्र विशेष में प्रसिद्धि से पाए जाते हैं, जैसे कि ये हमारी साइड में जो चूरू वाला भालेरी है, भालेरी चूरू, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और रावतसर में भी पाए जाते हैं। ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर के प्रसिद्ध है। और देशनोक बीकानेरी में भी पाए जाते हैं। और जोधपुर की बात करें तो ओसिया जोधपुर है, वहाँ पर भी बरखान वो पाए जाते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है बरखान कहाँ के प्रसिद्ध है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा और एक नहीं देगा, या ऐसा कर सकते हैं कि 3 ऑप्शन दे देगा और एक है वो कोई और दे देगा। तो आप याद रखना बरखान है वो कहाँ के प्रसिद्ध है। तो ये तो बात होगी बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। अब हम बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश, याद रखना आप शीफ क्या है, बहुत बार पूछा जाता है शीफ क्या है।
बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो छोटा सा राजस्थान बनाते हैं। ये है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और ये है शुष्क रेतीला प्रदेश, ये जो हम पढ़ रही हैं शुष्क रेतीला प्रदेश। और ये है अर्ध शुष्क, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसी क्लास में आगे। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो इस युक्त प्रदेश के अलावा जितना क्षेत्र बच गया वो हो जाएगा मुक्त प्रदेश, नॉर्मल सी बात। बालू का स्तूप, तो यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना होता है आप 3 याद रखना, एक है जैसलमेर और जोधपुर और बाड़मेर। तो यहाँ पर एक संरचना बनेगी त्रिभुजाकार संरचना। ये मैप थोड़ा छोटा है तो आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। इधर की ओर हो जाएगा जैसलमेर, इधर हो जाएगा जोधपुर, इधर हो जाएगा बाड़मेर। तो एक त्रिभुजाकार संरचना का निर्माण होता है ना, और इस त्रिभुजाकार संरचना को है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है, जो 41.50% होता है। और इस जैसे कि इधर होता है पोखरण, जैसलमेर का पोखरण, इसको मैं बिठा देता हूँ, पोखरण और फलोदी जोधपुर, और नीचे की साइड में बाड़मेर का हो जाएगा बालोतरा। तो इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश होता है, जिसको बोला जाता है हमादा। बहुत बार पूछा जाता है हमादा क्या है। तो जो पथरीला चट्टानी मरुस्थल होता है, पथरीला चट्टानी मरुस्थल, पथरीला चट्टानी मरुस्थल, तो इस पथरीले चट्टानी मरुस्थल को हमादा बोला जाता है। हमादा, 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 बहुत बार पूछा जाता है, रट लेना हमादा क्या है। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है उसको, जो पथरीला चट्टानी होता है उसको हमादा बोला जाता है। और यह तो बात होगी हमादा की। एक बात और नोट कर लेना, यह जो पथरीला है तो गर्मियों में यह बहुत अधिक तेज़, गर्मी में बहुत अधिक तेज तपेगा, तो तापमान अधिक रहने के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा है वो अत्यधिक मात्रा में विकसित की जा सकती है। इसके लिए जो अक्षय ऊर्जा कंपनी है या अक्षय ऊर्जा निगम है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, बहुत याद रख लेना, अक्षय ऊर्जा निगम। तो यह निगम क्या करता है कि जो सौर ऊर्जा, जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जो उसके ऊर्जा स्रोतों का विकास करता है यह निगम। तो यहाँ पर इसके द्वारा है वो एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसको सीज कहा गया, SEEZ, सीज, सोलर एनर्जेटिक इंटरप्राइजेज जोन। फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, SEEZ की फुल फॉर्म क्या है, तो सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। तो इस क्षेत्र को या हमादा को सीज कहा जाता है, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। और इस सीज क्षेत्र में है वो अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित किए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, अक्षय ऊर्जा निगम और हमादा। एक बात और नोट कर लेना आप यहाँ पर, जो ये हमादा है ना, ये तो है पथरीला मरुस्थल, और इसके चारों ओर, ये पूरा राजस्थान बना रहा हूँ मैं, ये हमादा है और इसके चारों ओर, ये तो है पथरीला, यहाँ पर पथरीला नहीं होगा, मतलब कि थोड़ी बहुत मात्रा में होगा, थोड़ा नहीं होगा। तो यह हो गया मिश्रित, यानी कि मिश्रित प्रकार का, ना तो पथरीला है और ना पूर्ण रूप से रेतीला है, रेतीला भी नहीं है पथरीला भी नहीं है। तो इसको बोला जाता है रेग, रेग, यह भी याद कर लेना। और एक है पूर्ण रेतीला, यानी कि इसके चारों ओर का ये वाला, तो इसको बोला जाता है ईर्ग, ईर्ग, दुर्ग नहीं, ईर्ग। तो यहाँ पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हमादा क्या है, रेग क्या है और ईर्ग क्या है। हमादा है पूर्ण रूप से चट्टानी मरुस्थल और रेग है मिश्रित मरुस्थल, यानी कि चट्टानी और पूर्ण रेतीला नहीं है, यानी कि रेतीला है परंतु पूर्ण रूप से नहीं है।
और साथ में चट्टानें भी है, उसको बोला गया रेग। और इर्ग क्या है? इर्ग है पूर्ण रूप से रेतीला मरुस्थल। तो ये तो बात हो गई शुष्क रेतीला प्रदेश की, जिसमें हमने दोनों पढ़ लिए, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब हम चलते हैं अर्ध शुष्क प्रदेशों की ओर। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, इतने में रिपीट कर लेते हैं। हमारा क्या है? पथरीला मरुस्थल, पथरीला चट्टानी मरुस्थल, जहाँ पर अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और रेग क्या है? मिश्रित मरुस्थल। और इर्ग क्या है? इर्ग क्या है बताइए? इर्ग है पूर्ण रूप से रेतीला मरुस्थल। अब हम आ गए हैं अर्ध शुष्क प्रदेशों की ओर। अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। तो ये जो अर्ध शुष्क प्रदेश हैं, ये जो है अर्ध शुष्क प्रदेश, यहाँ तक है वो अर्ध शुष्क प्रदेश इनको बोला जाता है। और इन अर्ध शुष्क प्रदेशों को है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर इधर बांट लिया हमने रेतीला, और इधर हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश। अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर तो राजस्थान का नक्शा ठीक से नहीं बनाया जा रहा है, परंतु मैंने अपने नोट्स में बनाया हुआ है, तो वहाँ पर है वो मैं आपको समझा दूंगा अभी इसी क्लास में, समवर्षा रेखा के आधार पर किस प्रकार से डिवाइडेड किया गया है। तो अर्ध शुष्क प्रदेशों की बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, A, B, C, D। सबसे पहला है लूनी बेसिन। हम नीचे की ओर चलते हैं, लूनी बेसिन। ठीक है, और नेक्स्ट है नागौरी उच्च भूमि। और तीसरा है शेखावाटी प्रदेश। और चौथा है घग्गर का मैदान। तो ये जो 4 प्रदेश हैं, ये कौन कौन से? पहला है लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन जो राजस्थान की सबसे नीचे की साइड नहीं बोल सकते हम, उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी साइड। वहाँ पर लूनी नदी है वो अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक बेसिन का निर्माण करती है, जिसको लूनी बेसिन बोला जाता है। नेक्स्ट है नागौरी उच्च भूमि। तो जो नागौर की भूमि होती है, नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि डीडवाना हो गई, पंचपदरा हो गई, और सांबर झील जयपुर और नागौर की सीमा पर है, तो वह होती है नागौरी उच्च भूमि। शेखावाटी प्रदेश क्या होता है? शेखावाटी प्रदेश होता है जो चूरू, झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र, जिसको बागड़ बोला जाता है। याद रख लेना, बागड़। ठीक है, तो चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र है, उसको शेखावाटी क्षेत्र बोला जाता है। और नेक्स्ट है घग्गर का मैदान। ऊपर की साइड गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर घग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन सरस्वती का अंग माना जाता है। यह आगे चलकर थोड़ी विलुप्त हो जाती है, थोड़ी नहीं, पूरी रेगिस्तान में आगे चलकर है वो विलुप्त हो जाती है घग्गर नदी। प्रारंभ में है वो यहाँ पर, इसको वर्तमान में यह सेम के समान हो गई है। जब वर्षा ऋतु होती है तब यह पूर्ण रूप से भर जाती है, और जो हनुमानगढ़ और उसके आसपास का एरिया है वहाँ पर बाढ़ का कारण बनती है घग्गर नदी। तो वह होता है घग्गर का मैदान, और यह नदी सरस्वती का अंग माने जाती है, सरस्वती के साक्ष्य के तौर पर इसको माना जाता है घग्गर नदी को। तो अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारे नोट्स में, जहाँ पर हमने है वो राजस्थान में समवर्षा रेखा है वो उसको पढ़ा है। चलिए ले चलता हूँ आपको मेरे नोट्स की ओर। देखते हैं कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप और समवर्षा रेखाओं का वितरण, तो इसके आधार पर राजस्थान को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और ये है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये है अरावली प्रदेश, और ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जो राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश है इसमें दिए गए हैं। तो इधर का ये जो मैंने बीच में डिवाइड की है, ये है शुष्क रेतीला प्रदेश, ये है अर्ध शुष्क प्रदेश, यानी कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा वाली रेखा है। ध्यान से देखना, ये है शुष्क रेतीला और ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ से गुजर रही है। इसका मतलब जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड करती है। हो गया, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में कौन सी डिवाइड करती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और अब एक पूछा जाता है कि वह समवर्षा रेखा कौन सी है,
जो राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। या इसके समकक्ष कौन सी है, तो वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और इसके समकक्ष मानी जाती है 40 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा। या इसके समांतर गुजरने वाली इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, तो वह है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और यह जो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो देख सकती हैं कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी पूर्वी साइड से गुजर रही है। यह है पूर्वी साइड, यह उत्तरी साइड, यह दक्षिणी साइड और यह पश्चिमी साइड। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है? 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ कि इसके आधार पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है। आपको 40 या 50 में से कोई एक दिया होगा तो आप कर देना 40 सेंटीमीटर, या 50 दिया हो तो 50 सेंटीमीटर। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इसके समांतर गुजरने वाली, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये तो बात होगी पूर्वी सीमा की। तो एक समवर्षा रेखा और गुजरती है, वो है 10 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा, जो जोधपुर और बीकानेर, थोड़ा सा बीकानेर से जैसलमेर और बीकानेर से होकर गुजरती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जो बॉर्डर होती है अंतर्राष्ट्रीय, जिसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, तो उसके पास से गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है? 10 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा। तो ये समवर्षा रेखाओं के आधार पर बहुत बार पूछे जाते हैं कि पश्चिम सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है, पश्चिम सीमा का पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है, और राजस्थान को 2 भागों में कौन सी समवर्षा रेखा काटती है, और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में कौन सी रेखा विभाजन करती है, तो वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और हम बात कर रहे थे हमादा की, तो यहाँ पर है वो हमादा क्षेत्र इस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है, हमादा क्षेत्र। और इस समवर्षा रेखा के आधार पर हम बाकी के प्रदेश, ये जो अरावली प्रदेश है, पूर्व मैदानी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, जल्दी आएगी अरावली पर्वतमाला पर। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।